हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि ये एक्ट क्या है, इस एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस डाला, कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले, अब यहाँ पर किस तरह की पॉलिटी होगी, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होगी, उसके बारे में हमने देखा था। इस लेक्चर के अंदर जो पार्ट 14 है, टोटल जो 14 पार्ट हैं इस एक्ट के, वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो उनको डिस्कस करेंगे। उनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली मुझे लग रही इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा था उनको डाउट है, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा था उनको डाउट है, तो वो डाउट्स मैं क्लियर करना चाहूँगा। डाउट क्या है? डाउट था जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके बारे में डाउट है, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर। अब बात क्या है, अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने कंप्लीट कर दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो कर दिए हैं। इसमें जो लास्ट लेक्चर था वो था कश्मीर इशू के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 1947 टू 2019, ये था ये वाला लेक्चर। अगर आपने ये देखा होगा तो इसके अंदर हमने दिल्ली एग्रीमेंट 1952 की बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि दिल्ली एग्रीमेंट 1952 ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। तो यहां पर आर्टिकल 370 की बात की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूजन ये रही थी कि इस एग्रीमेंट के जरिए उसको इंप्लीमेंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके जरिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, इसके जरिए बस उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर इन दो के बीच में हुआ था कि ठीक है, ये आप चाहते हो, ये इस तरह से स्पेशल स्टेटस होगा, हाँ वो स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया था, और बाद में जब 2009 के अंदर दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया तो इसने पहले वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिवोक कर दिया, तो यहां पर स्पेशल स्टेटस भी रिमूव हो गया। ओके, देखो अगर आपने स्लाइड अच्छे से पढ़ी होगी आपको समझ आया होगा क्या लिखा है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, यानी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल लाया गया था, वाज प्रिसीडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इससे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया था, उसने क्या कर दिया था? रिवोक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। वो कौन, किस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 2019 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात हो रही है यहां पर। ओके, दिस ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? 2019 वाला ऑर्डर सुपरसीडेड 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 1954 वाला जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको सुपरसीड कर दिया। सीकिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1952 दिल्ली एग्रीमेंट, जिसने किसकी बात हो रही? अभी 1954 वाले की बात हो रही कि जिसने 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट किया था। 1952 दिल्ली एग्रीमेंट यानी आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट किया था। किसने किया था? 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया गया किसके दोबारा? 2019 वाले ऑर्डर के दोबारा। Till 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir had its own constitution, thus enjoy a special status by virtue of Article 370 of Constitution of India। तो 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए उसके पास कुछ स्पेशल पावर थी, वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय किया करती थी अंडर आर्टिकल 370। और ये 370 किसका आर्टिकल है? इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन का है, नहीं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, इसके बाद इन 2019 दिस स्पेशल स्टेटस वाज एबॉलिश किया गया। कौन सा? ये वाला स्पेशल स्टेटस, इसको एबॉलिश किया गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। आई बात समझ? तो ये जो ऑर्डर था 2019 वाला, इसने इस स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया। तो इंप्लीमेंट लाया किसके जरिए गया था? 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। उसका नाम क्या था? उसका नाम भी यही था, बस डेट चेंज थी। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 था, जिसने दिल्ली एग्रीमेंट 1952 को इंप्लीमेंट किया था, यानी आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट किया था। तो उसको रिवोक किसने किया? 2019 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने। आई बात समझ? दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर, सुपरसीड किया अर्लियर ऑर्डर को। किसको? ये वाला द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1954, जिसने आपका दिल्ली एग्रीमेंट 1952 यानी आर्टिकल 370 लाया था। ओके, तो द ऑर्डर extended all the provision of Constitution of India to Jammu and Kashmir. However, the inoperative Article 370 continue to remain the text of the Constitution of India। तो इसके बाद ये हुआ, जब स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ तो उसके बाद इंडिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन थे वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किए गए। लेकिन ये बता रहा है कि आर्टिकल 370 अभी भी आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो क्या है? इनऑपरेटिव है, उसका कोई फंक्शन, कोई रूल नहीं है। आई बात समझ? इसके बाद क्या बता रहा, कहता फर्थर
द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफरकेटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। कहता है इसके बाद फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया जिसने जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। आई बात समझ? ओके, तो ये लेक्चर आप जरूर देख लेना, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी कहानी क्लियर हो जाएगी, कहानी मालूम होनी चाहिए, तो एक्ट जो है वो खुद ब खुद याद रह जाएगा। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा बता देता हूं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। पार्लियामेंट्री एक्ट है भाई, पार्लियामेंट ने पास किया है, 103 सेक्शंस है, टोटल 103 सेक्शंस हैं। सेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहली 41 याद कर लेना। 41 बजट के ऊपर है, तो पहली 41 याद कर लेना, मैंने खुद याद की थी, हो जाती हैं याद। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट आपको खुद को लगती हैं, जिनके चांसेस है, वो कर लेना। मैं यहां पर सेक्शंस नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं एक काम करूंगा, लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा एक्ट मिलेगा, तो आप वहां से देख लेना जो जो आपको याद करनी होगी। मैंने खुद उसी एक्ट को पढ़कर ये टॉपिक बनाया है, ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं। 14 पार्ट्स हैं, ये तो मैं यहीं पे बता दूंगा, और 5 शेड्यूल मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो ये एक्ट किस लिए लाया था? जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने के लिए। ओके, 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये फोर्स में आया था। उसके बाद शेड्यूल की बात करते तो शेड्यूल हमने पढ़ा लिए थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शेड्यूल क्या क्या है, तो ये देख लेना। तो ये सारा हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने ये पार्ट्स कर लेने हैं, पार्ट्स ऑफ दी एक्ट। अब जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो भी देख लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ओवरऑल विजन मिल जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसे काम करेगी। पार्ट्स ऑफ द एक्ट, तो क्या क्या पार्ट हैं? देखिए, पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, बस ये नाम याद रख लेना, पहला प्रिलिमिनरी। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। ओके, तो ये 3 पार्ट, पहला पार्ट आ गया प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी शुरुआत, पहला वाला पार्ट, ठीक है ना, प्री, तो पहला वाला पार्ट है। इसके अंदर 2 ही सेक्शन आपकी, सेक्शन 1 सेक्शन 2। एक के अंदर आपका दिया है एक्ट का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द एक्ट, टाइटल ऑफ द एक्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके बाद डेफिनेशंस दी है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या होगी, लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि जो एक्ट है उसके अंदर जो जो ये टर्म्स यूज होंगी उनकी डेफिनेशंस दी हुई है। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन यानी इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं यानी 2 अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड कर रहे हैं, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर्स में क्या रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर कैसे रहेगा, राज्यसभा में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लोकसभा में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उसकी बात इसके अंदर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की बात हो रही है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो रही है। एससीज एसटीज की बात पार्ट 6 के अंदर। पार्ट 7 के अंदर मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। पार्ट 8 के अंदर हाई कोर्ट। पार्ट 9 के अंदर आपका एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बिल्कुल ऐसे पूछेंगे, सीधे क्वेश्चन आएगा कि पार्ट 8 किसकी बात कर रहा है, या फिर ऐसे आएगा कि हाई कोर्ट जो है वो किस पार्ट में दिया हुआ है। ओके, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, इतना ही पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ये किस पार्ट के अंदर है। पार्ट 11 अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पार्ट 12 प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशन एंड अदर मैटर्स। पार्ट 13 प्रोविजंस एंड सर्विसेज, इसके अंदर आपकी सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS इनकी बात की गई है। और पार्ट 14 है आपका लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, ये याद हो जाते हैं, मैंने खुद भी याद किए थे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, कोई भी ट्रिक बना लेना, या जैसे आपको जो भी आपका तरीका होगा, आप जो खुद जिस तरीके से याद करोगे वो बेस्ट होगा। ओके, क्योंकि वो आपको कभी नहीं भूलेगा, अपना तरीका कभी नहीं भूलता है। अब एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। पार्ट 1 मैंने बताया, इसका नाम है प्रिलिमिनरी। इसके अंदर क्या बात की गई है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 बात करती है नेम ऑफ द एक्ट, एक्ट का नाम क्या होगा, तो एक्ट का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, पार्ट 2 क्या बात करता है, डेफिनेशंस की बात कर रहा है। डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि पूरा का पूरा एक्ट जब आप खोल के देखोगे, इसके अंदर कहीं पे लॉ लिखा होगा, कहीं पे आर्टिकल, कहीं पे प्रोविजन, कहीं पे कुछ और, तो उनकी डेफिनेशंस दी है कि इस चीज का मतलब क्या है, उस चीज का मतलब क्या है। तो यहां पर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है सेक्शन 2 के अंदर। इसी पार्ट के अंदर बताया है कि आर्टिकल 239 जो है ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा। ये कहां पर है, पार्ट 1 के अंदर है ये बात। पार्ट 2 जो है इसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको मालूम होगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दे देना। ऑफ कोर्स मैं तो यहां पे बता दूंगा, ये पावर पार्लियामेंट के पास कहां से आती है कि पार्लियामेंट ने जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में या किस आर्टिकल के अंदर
ये पावर दी है पार्लियामेंट को, क्योंकि आपको मालूम है पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ ना, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ यूनियन टेरिटरी में चेंज किया, डिवाइड भी कर दिया है। लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया। हालांकि हिस्टोरिकली एक थे, बट स्टिल इंडिपेंडेंस से ये एक साथ थे, लेकिन फिर भी इनको डिवाइड कर दिया। ये पावर पार्लियामेंट के पास कहां से आती है? तो ये आपको इसका जवाब देना है। आप वीडियो रोककर भी इसका जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं दोगे मैं बताने वाला हूं, सुन लो। आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 3 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 आपने पढ़ा होगा। तो पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये नाम है। उस पार्ट 1 के अंदर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 किसकी बात करता है? आर्टिकल 1 बात करता है भाई नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नाम क्या होगा? इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरह से लिखा हुआ है ये। और टाइप ऑफ पॉलिटी की वहां पर बात की गई है, क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा या फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा, इसकी बात की गई आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 के अंदर क्या बात की गई है? आर्टिकल 2 के अंदर बात की गई है कि अगर हम कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, बाहर की कोई टेरिटरी को, तो उसके साथ किस तरह से क्या क्या होगा, वो पार्ट 2 के अंदर दिया है। पार्ट 3 के अंदर ये बताया है कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट, कि अगर इंडिया है एज अ होल, इंडिया की बात करें, बाहर से किसी की बात नहीं करें, इंडिया है, तो इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो अब इन स्टेट्स को, ये जो अलग अलग स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड है, तो इन स्टेट्स के साथ पार्लियामेंट को पावर दी जाती है आर्टिकल 3 के अंदर कि आप इंडिया के मैप को रीड्रा कर सकते हो। रीड्रा करने का मतलब है कि कोई भी एक स्टेट है उसको 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में आप तोड़ सकते हो, या किसी एक स्टेट का एक पार्ट दूसरी स्टेट के साथ आप मर्ज कर सकते हो, या फिर किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में आप बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यही आर्टिकल 3 की जो पावर है, इसका इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया और जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और यहीं पर आर्टिकल 4 जो है इसी पार्ट का, क्योंकि आर्टिकल पार्ट 1 जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। ओके, फिर उसके बाद आपका सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 जो है वो पार्ट कहां से कहां तक है? वो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 3 तो ये आया, और आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आप जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की पावर को इस्तेमाल करते हुए जो भी चेंजेस लाओगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि आप बाय सिंपल मेजोरिटी उनको पास कर सकते हो। इससे ये नहीं समझा जाएगा कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी से ये काम होगा। तो आर्टिकल 3 के अंदर पावर, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है सिंपल मेजोरिटी के साथ। ओके, आई होप कहानी क्लियर हुई होगी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये हमने देखा कैसे हुआ है, आर्टिकल 3 की पावर लगाकर। इसके अंदर अब क्या बोला? अब आर्टिकल 3 जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो इसका नहीं है, ठीक है ना। उसका इस्तेमाल करते हुए ये एक्ट लाया गया। बस मैं बैकग्राउंड क्लियर कर रहा था। अब इस पार्ट के अंदर पार्ट 2 जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 2 है, ये किसकी बात कर रहा है? इसके अंदर आपकी सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सेक्शन 3 क्या बताती है? तो सेक्शन 3 के अंदर आपकी लद्दाख को बनाया गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी, यानी कि ना यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी, ना ही यहां पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। यह लद्दाख की बात हुई। सेक्शन 4 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो हमने यूनियन टेरिटरी बनाई, इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर लेजिस्लेचर होगा। लेकिन आपको मालूम है स्टेट जब थी तो यहां पर बाइकैमरलिज्म था। बाइकैमरलिज्म मीन यहां पर एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, एमएलए भी हुआ करते थे, एमएलसी भी हुआ करते थे। लेकिन अब यहां पर क्या है? अब यहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और यहां पर सिर्फ एमएलए होंगे, कोई एमएलसीज नहीं होंगे। ओके, तो अब क्या है? यूनिकैमरलिज्म है। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या होगी? एक यूनियन टेरिटरी होगी जिसके पास लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लेजिस्लेचर कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली वाला। उसके बाद कॉमन गवर्नर होगा। सेक्शन 5 बताता है दोनों का कॉमन गवर्नर। स्टार्टिंग में कॉमन गवर्नर था ना, कब तक होगा? अप टू डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट बोलेगा। अब सब दोनों के पास अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 6 सेक्शन 6 बताती है कि पार्ट 2 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 2 सेक्शन 6 क्या बताता है? अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई हमने क्या किया? हमने शेड्यूल 1 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसका नाम है द स्टेट्स। टोटल कितने शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल है आपके 12 शेड्यूल। उसमें से पहला जो शेड्यूल है उसका नाम क्या है? द स्टेट्स।
और ये जो 10 स्टेट वाला शेड्यूल है इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट यानी चेंज लाया गया है, और वो चेंज क्या लाया गया है कि वहां पर एंट्री 15 को डिलीट किया गया है, स्टेट लिस्ट वाली लिस्ट से एंट्री 15 को डिलीट किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं समझाता हूं। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 खोलोगे तो वहां पर आपको मिलेगी एक स्टेट लिस्ट होगी, एक वहां पर यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होगी। ओके, स्टेट लिस्ट के अंदर वहां पर अलग अलग स्टेट्स होंगी, स्टेट नंबर 1 पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी। इस तरह यूनियन टेरिटरी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी, फिर दूसरी यूनियन टेरिटरी, फिर तीसरी यूनियन टेरिटरी, इस तरह होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर का वहां पर नंबर था 15 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर थी। ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा, स्टेट नहीं रहा, तो इसलिए वहां से उसको डिलीट कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में इंक्लूड किया। अब वहां पर पहले भी तो यूनियन टेरिटरीज थी, बाकी भी, तो इनका नंबर कौन कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर का नंबर है एंट्री 8 और लद्दाख का नंबर डाला है एंट्री 9। तो इसलिए अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे लास्ट पे बनने जाने वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो होगी आपकी लद्दाख, क्योंकि लिस्ट के अंदर लास्ट पे लद्दाख है एंट्री 9, और एंट्री 8 किसकी डाली है, एंट्री 8 डाली है जम्मू एंड कश्मीर की। आई होप कहानी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका पार्ट 3, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो यहां पर लेजिस्लेचर यानी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका लोकसभा, आपका राज्यसभा, इनके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसकी बात हो रही है यहां पर। एंड लेट मी टेल यू, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो सबसे बड़ा पार्ट आपका पार्ट 3 है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसलिए सिर्फ स्लाइड्स मत देखा करो, अगर जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूं तो उसे अच्छे से समझा करो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती जो हम ऑरली बताते हैं, पढ़ाते हुए याद आ जाती है तो बता दिया जाता है। ओके, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, आपका पार्ट 3 है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। इसके अंदर क्या कहा है, इसके अंदर कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के 4 MP राज्यसभा में होंगे, 5 MP लोकसभा में होंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनकी डीलिमिटेशन की जाएगी। ओके, तो डीलिमिटेशन के ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, इसके बाद उसी के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जरिए यहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, और इसी के चलते यहां पर ये जो 239A है, ये बेसिकली क्या है, इसे पुदुचेरी मॉडल कहा जाता है, कि जिस तरह की वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसी तरह से यहां पर चलेगी। इसके बाद कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, टोटल 107 सीट्स होंगी, और उसके बाद डीलिमिटेशन के बाद ये 114 बन जाएंगी। लेकिन 114 की बात पार्ट 3 में नहीं की गई है, ये बात याद रख लेना, वो आगे डीलिमिटेशन वाले पार्ट में की गई है। यहां पर बताया है कि अभी 107 सीटें होंगी, 24 सीट जो है ये पीओ के लिए रहेंगी वैकेंट, एससीज और एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी, और कितनी रहेगी वो डिलिमिटेशन कमीशन वाला जब पढ़ेंगे चैप्टर उसके अंदर बताया है, लेकिन वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं जब उनको पढ़ेंगे उनके ऊपर मैं लूंगा लेक्चर, वो वहां पे मैं बता दूंगा। बस याद रखना कि इनके लिए रिजर्वेशन रहेगी। 2 वुमेन्स इनको नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। एमएलए जो होगा इसकी क्वालिफिकेशन दी है, तो उसमें क्या यही है, इंडियन होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए, और जो बाकियों की भी होती है। बस एज का ख्याल रखना, एज बताया है कि एज जो है वो मिनिमम एज 24 होनी चाहिए, या तो 24 या तो 24 से ऑब्वियसली ज्यादा, 24 से कम नहीं होनी चाहिए। टेन्योर कितना होगा, तो टेन्योर पहले कितना होता था 6 साल का, अब कितना होगा 5 साल का होगा। और ओथ जो एमएलए ओथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे, बिफोर लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वारम 1/10 रहेगा। क्वारम का मतलब क्या होता है, सेशन स्टार्ट करने के लिए, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, होस्ट मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। तो जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, अभी 114 जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बताया, तो उसका 1/10 जो है वो आपका क्वारम स्टार्ट हो जाएगा अगर उतने लोग वहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद इसी पार्ट के अंदर बजट जो है, बजट की बात की गई है, तो बजट जो है, बजट को वहां पर कहा गया है, बजट वर्ड यूज नहीं किया गया है, जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वर्ड बजट नहीं है, वहां पर भी क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहां पर भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है, ये बात याद रख लेना। तो इसी को बजट कहते हैं, आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ये कहां पर है, सेक्शन 41 पार्ट 3 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 5 बात करता है, पार्ट 4 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। लद्दाख में क्या होगा भाई, लद्दाख में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और लद्दाख को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, और वो किसके जरिए करेगा, वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर अपॉइंट करेगा, बिल्कुल जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। ओके,
इसके बाद पार्ट 5 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की है कि यहाँ पर सीट्स 107 है, इनको बढ़ाकर 114 किया जाएगा। एससीज एसटीज के लिए जो है रिजर्वेशन रहेगी असेंबली के अंदर। पार्ट 7 मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब हो सकता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई कंसोलिडेशन फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये किस पार्ट के अंदर है, कंटिजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या पब्लिक अकाउंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये किस पार्ट के अंदर है, तो ये किस पार्ट के अंदर है, ये है आपके पार्ट 7 के अंदर, इस तरह से याद रख लेना। उसके बाद हाई कोर्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, आपका पार्ट 8 है। इसके अंदर क्या कहा है भाई, हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का होगा ये कॉमन रहेगा दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए, लद्दाख के लिए भी वही हाई कोर्ट होगा और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वही हाई कोर्ट होगा। कौन सा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको अपॉइंट किया जाएगा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। पार्ट 12 बात करता है आपका कि यहां पर एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की जाएगी और एडवाइजरी कमेटी जो है वो कौन सेटअप करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। बस इतना याद रख लेना, एडवाइजरी कमेटी जो है ये किस पार्ट के अंदर बताया गया है, ये बताया है आपके पार्ट 12 के अंदर। पार्ट 13 जो है ये किसकी बात करता है, प्रोविजंस, प्रोविजंस एंड सर्विसेज। कौन से प्रोविजंस भाई, प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस की बात हो रही है, पीएसयूज की बात हो रही है, स्टेट पीएससी की बात जो है ये किसके अंदर हो रही है, ये हो रही है आपके पार्ट 13 के अंदर। आई होप यहां तक की जो कहानी है वो आपको क्लियर हुई होगी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान था। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रूल था यहाँ पर, पार्लियामेंट का क्या रूल था यहाँ पर, कौन सी पावर लगाई गई थी और बैकग्राउंड क्या था, 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इनके अंदर क्या रिलेशन था, तो वो सारी कहानी मैंने यहां पर क्लियर करवा दी। तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा ये। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।